कर्म देखे जाएं कि वो काम क्या करता था। देश को तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, आतंकवाद में लिप्त पाए गए, फिर भी हम लोग आंखें मूंद लेंगे क्या? क्या हम देश की जो हमारी सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ होते देते रहेंगे क्या? ये मैं अभी बता रही हूँ कि इस सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर। इस्लाम धर्म मना ही करता अगर किसी बहन बेटी के नौकरी करने पर या पढ़ाई पर, तो क्या हमारे प्रोफेट मोहम्मद ऐसी औरत से शादी करते जो व्यापारी थी? सारी ज़िंदगी मुसलमानों की वोट लेकर ऐश करी, मलाईदार कुर्सियों पर बैठे, मुसलमान को कुछ मिलने नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं शबनम खान जी, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बातचीत करेंगे। पीएफआई का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इसी को लेकर मैम आपकी राय जानना चाहती हूं। आपकी क्या टिप्पणी है पीएफआई को लेकर? नहीं, देखिए, पीएफआई का जो अभी हम सब देख रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो जो भी कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी किसी भी, चाहे कोई प्रशासनिक हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, जो देश के विरुद्ध काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पीएफआई सेक्रेटरी का कहना है कि पीएफआई कभी भी इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देती है। ये लोकल क्राइम में पिछले बहुत सारे सालों से हम देख रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं किस तरह से पीएफआई ने दंगों में उनका नाम आया है और सम्मिलित रहे, 120 लोग पकड़े गए, पीएफआई के बता रही हूँ मैं आपको। और कहीं भी कोई इस तरीके की घटना घटती है, और ये जो आप और हम गर्दन काटने वाले इंसिडेंट देख रहे हैं ना, ये गर्दन काटने वाले इंसिडेंट भी उन्हीं की वजह से देख रहे हैं। वो ही जो अभी हमने पटना में देखा, उनको क्या सिखा रहे हैं लोगों को बुलाकर? लोगों को बुलाते तो इसलिए कि हम गरीबों की मदद करने वाली संस्था बनाई है हमने, लेकिन वहाँ सिखाते क्या हैं कि हिंदुओं से कैसे बदला लिया जाएगा, कि हिंदुओं को कैसे अटैक किया जाए। देखो देखो मुसलमानों, आपको तो बड़ा प्रताड़ित कर दिया गया है। और एक्चुअली स्लीपर सेल सुना है ना आपने? ये लोग स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कह रही हूँ कि सबसे पहले तो पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए, और दूसरा, जो भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया हो, रत्ती भर कोताही ना बरती जाए कि अल्पसंख्यक है जी, और ये तो इस वाली बड़ी मासूम संस्था में काम करता था जी। उसके कर्म देखे जाएं कि वो काम क्या करता था। देश को तोड़ने का काम करते हैं ये लोग, देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं ये लोग, तो हम क्या इनको बख्श देंगे? और कभी भी आतंकवादी आगे आकर तो नहीं कहेगा ना, हाँ मैं आतंकवाद फैलाता हूँ। जो पकड़े गए, जो कागज़ों के साथ पकड़े गए, जो मटेरियल बरामद हुआ है, जो आप और हम देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद में लिप्त पाए गए, फिर भी हम लोग आंखें मूंद लेंगे क्या? क्या हम देश की जो हमारी सुरक्षा है उसके साथ खिलवाड़ होते देते रहेंगे क्या? तो पीएफआई पर कड़ा प्रतिबंध लगना चाहिए, और जो भी लोग पकड़े गए, और फिर भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि स्लीपर सेल फिर भी कहीं ना कहीं जिनका इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, वो कहीं ना कहीं देश में घूमते रहेंगे और वो इन चीज़ों को फैलाते रहेंगे। तो उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी कि कहाँ कहाँ कितने लोगों को इन्होंने सिखाया। जैसे पटना के एक गाँव के 99% लोग इनकी शिक्षा लेकर आए, वो सुनने गए, उसमें से 90 अगर सीख कर आए होंगे, तो आप सोचिए कि वो 90 क्या फैलाएंगे देश में। तो इन पर कड़ा प्रतिबंध लगे और हर एक व्यक्ति पर नज़र रखी जाए। पीएफआई संगठन के जितने भी ठिकानों पर ईडी और एनआईए की रेड पड़ी है, उसको आप किस रूप में देखती हैं? कितना सही है, और क्या सरकार को ये पहले नहीं कर देना चाहिए? ईडी और आईएनए अपना काम करती है। हम किसी संस्था को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आपने उस दिन क्यों नहीं रेड की या आपने उस दिन क्यों नहीं जांच की। हम संस्थाओं पे क्वेश्चन लगाने से अच्छा है, आज जब संस्थाएं कुछ कर रही हैं हम उनके साथ खड़े हों। हमारा मकसद संस्था को मजबूती देना है। हमारा उन पे क्वेश्चन लगा कर कि आपने तब क्यों नहीं किया, तब क्यों नहीं पकड़ा, अरे लगी रहती हैं संस्थाएं। जब तक प्रूफ हाथ में नहीं आते हैं, जब तक पुख्ता सबूत हाथ में नहीं आ जाते, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। आप सोचिए, इतने पुख्ता सबूत लेने के बाद तो आप सवाल उठाते हैं, और अगर बिना पुख्ता सबूत के आ जाते तो आप तो कहते कि देखिए जी, मुसलमानों को बहुत नाजायज़ सताया जा रहा है। यही तो है ना उनके हाथ में एक वो हथियार कि अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर दिया। जब से मोदी सरकार आई है हम पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। अपने काम नहीं देखेंगे कि देश में क्या अराजकता फैला रहे हैं, देश में कैसे आतंकवाद फैला रहे हैं, देश के। अरे एक दर्जी भाई अपना दर्जी का काम कर रहा है, आप जाके उसका गला काट देते हैं, आप ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, और फिर आप आशा रखते हैं देश के लोगों से कि वो नरमी बरतें आपके प्रति। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी ऐसे लोगों के खिलाफ। जो देश को तोड़ने का काम करेगा या रत्ती भर भी हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी निकालेगा मुँह से, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी
ये मैं अभी बता रही हूँ कि इस सरकार में ज़ीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर, वो आप और हम कड़ी जुड़ती हुई देख रहे हैं। तो आप और हम सबको, मैं सब देशवासियों को आपके न्यूज़ 15 के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि सारे देशवासी खड़े हों, उन संस्थाओं को मजबूती दें कि हाँ पकड़िए इन सबको। और ख़ासकर मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि सारा मुस्लिम समाज तो ख़राब नहीं है ना, सारा मुस्लिम समाज तो ये नहीं कर रहा ना, कुछ लोग कर रहे हैं, उनकी वजह से सारा मुस्लिम समुदाय बदनाम हो रहा है। वो सारे मुसलमानों को भी साथ खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए PFI हो या चाहे कोई भी, चाहे कोई मौलाना पकड़ा जाए या कोई भी पकड़ा जाए, सज़ा कड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन PFI का दावा है कि वो एंटी मुस्लिम योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना कि उपद्रव फैलाते हैं। नहीं, एंटी मुस्लिम क्या हो गया यहाँ पर? मैं आपके माध्यम से PFI से पूछ रही हूँ, क्या हुआ है यहाँ पर एंटी मुस्लिम? पहला भारत ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा है क्वांटिटी में, अल्पसंख्यक समुदाय चौड़ा होकर चलता है यहाँ पर शान से ऐसे। और आप पर हम सड़कों पर नमाज, आप पर हम जो मर्जी किया करते हैं और फिर भी नहीं डरते हैं। पूरे दिन टीवी डिबेट्स में वो मुल्ला दाढ़ी लगाकर, वो जो असली मौलाना भी नहीं है, वो नकली मुल्ला, वहाँ दाढ़ी टोपी लगाकर बैठ के मुल्ला बताकर प्रधानमंत्री को गाली बक लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको किसी देश में क्या स्वतंत्रता मिलेगी भाई? आपने देखा है किसी और देश में जाके ज़रा आप राजा बादशाह के खिलाफ कुछ एक शब्द निकाल के दिखाइए, गर्दन काट देंगे वहाँ के लोग। मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की बात बता रही हूँ आपको। भारत में तो आप चौड़े होके गृह मंत्री को गाली बकते हैं दिन भर, क्या क्या नहीं कह देते। आपने हमारे ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग पर इतनी अभद्र अभद्र टिप्पणियाँ की हैं। हिंदू भाई लेकिन चाकू लेकर नहीं गया किसी के पीछे। हिंदू भाइयों में इतना पेशेंस है, उनके पेशेंस को आप ख़त्म करते जा रहे हैं। ये जो आप और हम हिंदू भाइयों का थोड़ा गुस्सा सोशल मीडिया पर देखते हैं, ये सिर्फ उसी का कारण है। हिंदू थोड़ा जागरूक हुआ है, वो अपनी आवाज़ थोड़ी बुलंद करने लगा है। आप चाहते हैं कि भारत में रहूं, भारत की रोटी खाऊं, भारत को ही तोड़ूं, भारत में ही दहशत फैलाऊं, भारत को ही सारी चीज़ें आतंकवाद फैलाऊं, और फिर मेरे पीछे पीछे लोग आरती उतारते घूमे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भारत में। भारत के लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अब। आपने कहा मुस्लिम समाज जो है वो चौड़ा होकर भारत में घूमता है, लेकिन वहीं AIMI के जो असुद्दीन ओवैसी हैं अध्यक्ष, उनका कहना है कि भारत में मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, वो डरे हुए हैं क्या? आपको ओवैसी भाई डरे हुए लगते हैं? वो तो सांसद हैं और जब चाहते हैं जहाँ चाहते हैं जाते हैं, जो चाहते हैं। और इतनी बड़ी बात बोल देता है उनका भाई, आप सोच कर देखिए। कहता है 15 मिनट पुलिस हटा लीजिए, मैं हिंदुओं को ठिकाने लगा दूंगा। यही शब्द थे ना उनके। तो ये मैं अपनी तरफ से तो नहीं बता रही हूँ आपको, जो उनके शब्द थे जिस पर कानून कार्रवाई कर रहा है, वो मतलब इतनी बड़ी बात आप कहते हैं, और आप कहते हैं आप वो डर कर कह रहे थे। आप मैं देखती हूँ जहाँ भी आपकी सभाएं होती हैं, आप मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। मेरा जो मुस्लिम नेता है या जो मुस्लिम मुल्ला, मैं तो इनको मुल्ला कहती हूँ, मौलाना जो हैं असली आलिम फाजिल, वो बाहर नहीं आते हैं। ये सो कॉल्ड मुल्ला जो हमारे को 3 तलाक पे महिलाओं को प्रताड़ित करते थे, जिन्होंने हलाला सिखाया मुसलमान आदमियों को, जो हमारे धर्म में लिखा भी नहीं है। हमारे कुरान शरीफ में 3 तलाक लिखा भी नहीं है, हमारे कुरान शरीफ में हलाला लिखा भी नहीं है, ये शब्द भी नहीं है, फिर भी मुसलमानों को फंसा के रखा। और उन बहन बेटियों को, बेचारी 19 साल की बेटी 2 बच्चे हाथ में पकड़ के सड़क पे खड़ी रह जाती थी। आज हम लड़के कानून लेकर आए, हमें गर्व होता है अपने देश के संविधान पर। मुस्लिम बहनों को भी पहली बार कोई अधिकार मिला है। मुस्लिम बहनों का तो कोई नाम भी नहीं लेता था। आप याद करिए, आप अगर थोड़ा सा 10 साल भी पीछे चली जाएं तो आप देखती होंगी कि कोई मुसलमान बहनों का तो कोई नाम ही नहीं लेता था। मुस्लिम मुल्ला कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर शाहबानों को 100 रुपये का गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया आपने। इससे ज़्यादा दुखदाई मुसलमान बहनों के लिए और क्या बात होगी। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहती हूँ मुस्लिम बहनों से कि आप छोड़ दीजिए इनका साथ, आप खड़ी होइए, स्टैंड लीजिए अपने लिए। देखिए, हिजाब पर इन्होंने बरगलाया, हिजाब मुद्दा ही नहीं है। एक स्कूल प्रशासन ने कहा भाई हमारी क्लास में आप हिजाब लगाकर नहीं बैठ सकती हैं। ठीक है, जो स्कूल का रूल होगा। आप चैनल में काम करती हैं, आपका चैनल अगर कोई ड्रेस कोड रखेगा वो पहन कर जाएंगी और आप खुशी खुशी जाएंगी, और गर्व महसूस करता है हर व्यक्ति वो ड्रेस पहनकर, जिस भी फील्ड में काम करता हो। एयर होस्टेस को देखते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। पुलिस ऑफिसर को देखते हैं उनकी यूनिफॉर्म देख के हम एकदम गर्व से भर जाते हैं। अब कोई पुलिस अधिकारी बोले नहीं मैं तो निक्कर पहन कर आऊँगा, कोई पुरुष अधिकारी ही बोले कि नहीं मैं पैंट नहीं पहनूंगा खाकी, मैं तो निक्कर पहन के आऊँगा, ये तो मेरा राइट है।
तो क्या वो पुलिस अधिकारी अच्छा लगेगा वहाँ जाता हुआ, या उसे परमिशन मिलेगी? तो हर संस्था का और स्कूल का खासकर, मेरे छोटे बाल थे, मैं हेयर बैंड लगाती थी, मेरी फ्रेंड्स के बाल लंबे थे, वो 2 चोटियाँ करके आती थी, और हर स्कूल का अपना फॉर्मेट है। तो उस मुद्दे को भी आपने पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ वाला मुद्दा बनाकर और पूरे विदेशों तक आपने धूम मचा दी। देखो, जबकि भारत में हिजाब बैन ही नहीं है, सिर्फ वो 4 लड़कियों की बात थी कि क्लास में आइए, आप बेटा हिजाब हटा कर आइए। तो आप देखिए, उन लड़कियों को सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने पढ़ाई तक छुड़वा दी उन बहन बेटियों की। मैं बोल रही हूँ कि हम सबका ध्येय क्या है? हम सबका ध्येय है हम बहन बेटियों को आगे पढ़ाएं, बढ़ाएं, देश की मुख्य धारा से जोड़ें। तो उनको पढ़ने दीजिए ना। हिजाब तो वो बाहर तक लगा कर जाती हैं स्कूल के, और फिर अपने बस्ते में डाल लेती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? पढ़ने दीजिए, मुसलमानों की बंदिशों में मत बांधिए। और जो हमारे प्रॉफिट की वाइफ बिजनेस वीमेन थी, व्यापार करती थी वो। आप सोचिए, अगर मना ही करना होता, अगर इस्लाम धर्म मना ही करता अगर किसी बहन बेटी के नौकरी करने पर या पढ़ाई पर, तो क्या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ऐसी औरत से शादी करते जो व्यापारी थी? नहीं ना। उन्होंने नज़ीर पेश की, उन्होंने बताया कि बहन बेटियों को आगे बढ़ने दिया जाए। पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, आपके जिस देश में रहते हैं आप उस देश के कानून को फॉलो करिए। तो पीएफआई वाले वो नहीं पढ़ते हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को फॉलो करो, उस देश को मानो जिस देश की आप रोटी खाते हो। आप उसी देश में रहते हैं, उसी देश को कमज़ोर करने का काम करेंगे, और फिर आप यहाँ पर गुहार लेकर घूमेंगे मुसलमान को प्रताड़ित कर दिया, मुसलमान सारे मज़े कर रहे हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ मुसलमान मज़े से रहता है, और हिंदू भाई डरते हैं मुसलमान को कुछ कहने से कि इसको कुछ कह दिया तो मेरे गले ना पड़ जाए मुसीबत कि अल्पसंख्यक को टॉर्चर हो गया। और सारी विपक्षी पार्टियां तो अल्पसंख्यक के साथ खड़ी हो जाएंगी। बहुसंख्यक होना तो हमारे देश में महापाप हो गया है, बहुसंख्यक डर रहा है कि मैं कुछ ना कह दूं। तो इतना आपको सम्मान मिल रहा है। हाँ, मुस्लिम कंट्रीज़ में आपकी चूं भी नहीं निकलने देता कोई, चूं आप चूं भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, और फिर भी आप अगर कहते हैं आप डरे हुए, तो फिर तो आपको अल्लाह भी मालिक नहीं है। पीएफआई के ऊपर रेड के बाद और साथ ही साथ मदरसों का सर्वे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का सर्वे, इन सभी चीज़ों के बाद मोदी सरकार और बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट पाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है। क्या कहना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि वोट लेने के लिए तो उनके अपराधों को सराहना चाहिए था, जैसे विपक्षी पार्टियां हमेशा सराहती आईं। कोई मुस्लिम अगर अपराध करके आ गया तो थाने में फ़ोन आ गया किसी न किसी मंत्री का कि छोड़ दीजिए, ये मेरा वोट बैंक है, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो वोट देनी बंद कर देगा मुस्लिम मुझे, है। भारतीय जनता पार्टी को फिर तो यूँ करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी सशक्त कदम उठा रही है, ये मैं निष्पक्ष होकर बोल रही हूँ, बिल्कुल मैं देश के लिए सोचकर बोल रही हूँ, बीइंग ए भारतीय मुस्लिम बोल रही हूँ कि जब हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर क्या आप लोगों ने कब्जे नहीं कर रखे? क्या आपने कभी मुस्लिम बहनों के लिए एक स्कूल बनाने की कोशिश की उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर? पूछ रही हूँ मैं आपके माध्यम से, जो महान लोग ये सब बातें बोलते हैं मुस्लिम, उनसे पूछिएगा जब पकड़ में आ जाएं आपकी, कि हमें ये बताइए। शबनम जी ने ये सवाल किया है कि वो जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, कितने स्कूल खोले हैं आपने उस पर बहनों बेटियों के लिए, और वो जो आपने काजी बिठा रखे थे कि ये काजी सॉर्ट आउट करेंगे 3 तलाक, जब बेटी जाती थी कुरान शरीफ में लिखी नहीं वो बात, तो वो काजी ये क्यों कहता था कि कुरान शरीफ में नहीं लिखा लेकिन तलाक हो गया? जब हमारे संविधान में कोई चीज़ नहीं लिखी होगी, आप बताइए मुझे, तो हम कैसे मान लेंगे उस चीज़ को? जो हमारे धर्म में लिखा नहीं, हम क्यों मानेंगे उसको? और जो लिखा है वो पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उससे अपनी पेट मोटे नहीं होते। मुल्लाओं ने हमेशा इस्लाम धर्म का इस्तेमाल इस तरह से किया कि जो अच्छी बातें थी वो नहीं सिखाई, हमेशा सिखाया कि मेरा पेट मोटा कैसे होगा, मेरी अचकन में प्रेस रहनी चाहिए। मुसलमान कितने भी पीछे चले जाएं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप पर हम लेकर आएँ क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कांग्रेस पार्टी की थी, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी, उसमें तो हम दलितों से भी पिछड़े बताए गए हैं जनाब। उस पर कभी कुछ काम किया है? पूछ रही हूँ मैं आपके माध्यम से, कांग्रेस पार्टी से भी पूछ रही हूँ और मुल्लाओं से भी पूछ रही हूँ जो यहाँ पर बैठकर फालतू की बात करते हैं। मैं कह रही हूँ कि आज भी समय है, मुसलमानों को पटरी पर आना चाहिए और इन मुल्लाओं का बिल्कुल दामन छोड़ देना चाहिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए। ये मुल्लाओं के इस्लाम ने ना हमें बड़ा छकाया है, बहुत परेशान किया है, और आज भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आज जब मुसलमान देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, एक बड़ा तबका तो मुसलमान का देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, लेकिन ये उनके दिमाग को कहते हैं अरे ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। फिर जब धर्म की बात आती है तो आप समझ रही हैं कि फिर वो बेचारी लड़की जो
जो बाहर जीन्स और टी शर्ट पहनती है वो क्लास में हिजाब लगाएगी। ये पहली बार सुनने में आ रहा है। वही बेटी जो वहाँ पर हिजाब लगाकर बिठवा रहे हो, यानी कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाया आपने। बेटियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 17,000 बेटियों का स्कूल छुड़वा दिया आपने। उन 17,000 बेटियों का खमियाजा भुगतोगे आप? नहीं भुगतोगे। बस वोट मिल जाए मुसलमानों की। ये सारा षड्यंत्र जो आप चलता हुआ देख रही हैं ना, पीएफआई आतंकवाद फैलाता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मैं कानून के तहत जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, न्यूज़ में जो उनके जो मसौदा मिलता है, मैं उससे बता रही हूँ आपको। और फिर मुल्लाओं ने आज तक एक बहन बेटी के लिए क्या काम किया है, बस इतना पूछ लीजिएगा कि क्या काम किया है आपने। कौन सी प्रताड़ित बेटी के आप घर गए हो, कौन सी दुखी, आपको पता भी है मुस्लिम विधवा औरतें कितनी कितनी दुखी हैं। अभी की बता रही हूँ मैं। कम से कम मोदी सरकार, चाहे आप उसे कितनी भी लानत मलानत देते रहिए, वो ये तो नहीं देखते। योगी जी ने घर घर खाना पहुँचाया, ये तो नहीं पूछा कि अरे आप शबनम खान हैं, आप अंजलि हैं, ये तो नहीं पूछा ना। खाना तो शबनम खान के भी घर पहुँचा, अंजलि के भी घर पहुँचा। तो मैं बोल रही हूँ कि आप हिंदू मुसलमान को बांटना छोड़िए। आप कहते हैं बीजेपी बांटती है, मैं बोल रही हूँ आप बांटते हो। आपने सारी ज़िंदगी मुसलमानों की वोट लेकर ऐश करी, मलाईदार कुर्सियों पर बैठे, मुसलमान को कुछ मिलने नहीं दिया। अब जब मुसलमान को मिलने का समय आया, तब भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि मुसलमान को कुछ ना मिल जाए। पर अभी हम हैं, लड़ाई लड़ेंगे और मुस्लिम बहनों को जैसे हक दिलाए, ऐसे पूरे मुसलमान समुदाय को हक दिला कर रहेंगे।